आज हम देखेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक से पहले पुराना वाला रिवाइज करते हैं। पहले हमने पढ़ा था एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो उसमें हम किसी भी अननोन पदार्थ का हम जो हमें ज्ञात नहीं उसी को तो ज्ञात करेंगे भैया। तो फिर जो ज्ञात नहीं है उसको हम सेपरेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फिर इसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, हर क्षेत्र में इसका जो योगदान है वो, और फिर जो हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो दो प्रकार से कर सकते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक विश्लेषण जो होता है वो भी दो प्रकार से कर सकते हैं, आयतनात्मक और भारात्मक। फिर आता है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग हम अगर विश्लेषण करेंगे, मान लीजिए हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दी गई है, तो हम उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, तो हमें उसका एक सैंपल लेना पड़ेगा, मतलब उस बड़ी राशि में से थोड़ा सा टुकड़ा हमें लेना पड़ेगा। तो जो हम टुकड़ा लेते हैं वो कहलाता है हमारा सैम्पलिंग, और ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है सैम्पलिंग। फिर जो हमारा कुछ मान आता है, कुछ डेटा होते हैं, तो जो ट्रू वैल्यू मतलब जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उससे थोड़ा आगे पीछे होता है, तो कितना मान एक्यूरेट होता है, ये इसकी यथार्थता कहलाती है। और जो प्रिसीजन पढ़ा था कि हमारे जो डेटा हैं वो आपस में कितने क्लोज रहते हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ ईच अदर, और इसमें रहता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ ट्रू वैल्यू। फिर था एरर। तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। जो ट्रू वैल्यू होगी हमारी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी उसमें जो डिफरेंस होगा वो हमारा एरर कहलाएगा। फिर जो हमारी जो एरर थी उनको हम गणना के आधार पर दो भागों में बांटते हैं और स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, ये पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था इसका औसत विचलन, मानक विचलन, ये सब कुछ देखा था। और हमें कोई भी डेटा दिया गया है, अगर इस एग्जाम्पल के बेस पर हमने पढ़ा था, जैसे हमें डेटा दिए गए हैं, इसके लिए हमने मीन निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन, सब कुछ निकाल लिया था। फिर उसके बाद देखते हैं, और जो हमारा मीन होता है वो शोज़ डिस्पर्जन ऑफ डेटा, जो हमारा डेटा है उसके डिस्पर्जन को बताता है। और मीडियन होता है शोज़ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, या हमारी सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाता है डेटा की। जो हमारे मान आते हैं जो हम कई बार प्रयोग करते हैं उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो दर्शाता है। और जो मीन होता है वो थोड़ा डिस्पर्सन आगे पीछे वो दर्शाता है। फिर उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स, मतलब सार्थक अंक। किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, जो हमें दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए हम शक्कर लेने गए हैं दुकान पर, ठीक है, हमने बोला भैया 1 किलो शक्कर दे दीजिए, तो उन्होंने 1 किलो अगर वो उस पर रखेंगे, तौलेंगे, तो वो अगर 1 किलो हो गई, मान लीजिए 1 किलो में 1000 ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम हो गई। अब कभी कभी ऐसा होता है जैसे 1000 ग्राम शक्कर हो गई है, फिर उसमें अगर हम कुछ दाने और डाल दें या कुछ दाने और हटा लें तो भी वहाँ पर 1000 ग्राम ही शो होता है। इससे कम अगर हम थोड़ा कम ज़्यादा कर दें तो भी 1000 ग्राम ही शो होगा। मतलब जो हमारा जो इतनी सी शुगर अगर हम मिला रहे थे उससे इस माप में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम कौन सा माप लेंगे, ये कहलाता है सार्थक अंक। तो इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे अगर हम इन नियमों को पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम एग्जाम्पल देखें, एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तो नियम अपने आप याद आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है, राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब चाहे दशमलव यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, दशमलव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंक उतने ही होंगे जितने दशमलव लगाने के पहले बाद में थे। जैसे ये लिखा है 2.46, 4.6, 246, इन सभी में सार्थक अंक 3 होंगे। यहाँ पर दशमलव यहाँ लगा था, यहाँ लगा, यहाँ पर लगा ही नहीं है, फिर भी सार्थक अंक तीनों में 3 ही है। फिर है, मात्रक बदलने से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम किसी भी राशि का मात्रक बदल दें तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया है 1.7 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं हम 17 मिलीमीटर, और 0.017 मीटर, इन सभी में सार्थक अंक होंगे 2। ये 1 2, ये 1 2 और ये 1 2, यहाँ वाले 0 का कोई मतलब नहीं रहता, उसको नहीं गिनते हैं, छोड़ देते हैं सार्थक अंक गिनने में। फिर 2 नॉन ज़ीरो संख्याओं के बीच सभी नॉन ज़ीरो सार्थक अंक होते हैं। नॉन ज़ीरो मतलब कि शून्य नहीं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये ज़ीरो ना हो, तो दो नॉन ज़ीरो संख्या अगर ये हैं जैसे, तो उसके बीच में जितने भी ज़ीरो होंगे उनको हम काउंट करेंगे सार्थक अंक में। इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, जैसे हम कभी कभी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं तो इतनी बड़ी राशि आ जाती है, तो उसमें हम इतना पूरा तो लेते नहीं हैं, कुछ मतलब थोड़ी सी राशि लेते हैं, 3 से 4 अंक ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, कभी कभी 2 लेते हैं। तो जो हम चूज़ करते हैं वो कहलाएंगे हमारे सार्थक अंक। सारे सार्थक अंक नहीं होंगे, जो हमें शुद्ध रूप से ज्ञात होंगे वो हमारे होंगे सार्थक अंक। दो नॉन ज़ीरो संख्याओं के बीच सभी ज़ीरो सार्थक अंक होंगे। यहाँ पर इनको भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 हो गए, सार्थक अंक की संख्या 4 हो जाएगी। यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य संख्या होती है, मतलब कि नॉन ज़ीरो, तो दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये दशमलव के पूर्व मतलब कि पहले, दशमलव के पहले ये कोई अशून्य संख्या है, तो इसके बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5। अंतिम अशून्य संख्या के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अंतिम अशून्य संख्या मतलब लास्ट में जो अशून्य संख्या होगी, यहाँ से लास्ट में अशून्य संख्या ये है 5, तो इसके अंतिम अशून्य संख्या के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब इसके बाद के जो सभी शून्य होंगे उनको हम काउंट करेंगे सार्थक अंक गिनने में। यहाँ हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। फिर देखते हैं, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब प्रथम अशून्य संख्या जो यहाँ से फर्स्ट में जो सबसे पहले जो अशून्य संख्या मिलेगी हमें, ये मिली है। यहाँ तो ज़ीरो, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये फिर है नॉन ज़ीरो। तो इसके बाईं ओर, बाईं मतलब कि लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देंगे। राइट हैंड साइड के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। फिर दशमलव का यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमें अगर सार्थक अंक हमें 4 नंबर दिए हैं, हमें 2 नंबर से बनाना है, तो क्या करेंगे, ऐसे करके। फिर दशमलव सर्वप्रथम संख्या के बाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगाकर 10 की घातों के पहले लिखी गई राशि के सार्थक अंकों की संख्या गिन लेते हैं। मतलब जैसे ये हमें राशि दी गई है, हमें इसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये राशि दी थी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। मतलब कि ये 14.30 था, एक अंक बाद मतलब कि यहाँ से एक अंक, ये 1, इसके बाद हम लगा देंगे दशमलव। फिर जो दिया है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 430, सब कुछ सेम है, बस दशमलव हमने एक अंक के बाद लगाया है ये। फिर क्रॉस 10 टू द पावर, अब यहाँ से हमने एक अंक खिसकाया है ना, पहले यहाँ पर था, पहले दशमलव यहाँ था, फिर हमने एक और अंक खिसकाया, इसलिए 10 टू द पावर 1 सेंटीमीटर। फिर इसको काउंट करेंगे तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, क्योंकि हम दशमलव के पहले ये जो है हमारा 1, ये नॉन ज़ीरो है, इसलिए इसको भी काउंट करेंगे और इसको भी काउंट करेंगे, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 4। अब ऐसे ये दिया है, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो 0 0 0, हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 के बाद अगर हम दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.37 क्रॉस 10 टू द पावर। यहाँ -3 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से हम इसको 3 बार खिसका रहे हैं, यहाँ हमारा दशमलव था तो 1 2 3, इसलिए 10 टू द पावर -3, क्योंकि अपॉन में जाएगा। ऐसे ही ये फिर सार्थक अंक हमारे जितने ज़्यादा होंगे, मापन की शुद्धता हमारी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब जो हमारे मान होंगे वो उतने ज़्यादा शुद्ध होंगे, उतने ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। फिर एक नियम और होता है, किसी राशि के जोड़ने, घटाने, गुणनफल या भागफल में आंसर में उतने ही सार्थक अंक लेते हैं जितने कि कम से कम दी गई राशि में है। जैसे ये दिया हमें 25.6 सेंटीमीटर प्लस 1.32 सेंटीमीटर इक्वल टू 26.92 सेंटीमीटर, इतना आना चाहिए। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो प्लस करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन इसमें सार्थक अंक देखेंगे तो 4 होंगे, लेकिन अगर हम ये आंसर लिखेंगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें दिया है उतने ही सार्थक अंक लेंगे आंसर में जितने कि कम से कम किसी दी गई राशि में है। इसमें सार्थक अंक हैं 3, इसमें सार्थक अंक है 3, इसलिए हमें आंसर में भी सार्थक अंक 3 ही लेने होंगे। अगर मान लीजिए इसमें सार्थक अंक होते 3, इसमें होते 2, तो सबसे कम किस में है, इसमें है, तो हम आंसर में भी 2 लेते हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बराबर है, इसलिए हम 3 सार्थक अंक वाला इसको बनाएंगे, तो 26.9। और जिस किसी संख्या को राउंड ऑफ करना होता है, जैसे इसमें हमें 4 अंक का दिया था, अब इसमें से हमें 1 हटाना था, तो इसमें हमने कैसे हटा दिया,
यहाँ जो हमें संख्या हटानी है, यहाँ पर हमें 2 हटाना था, तो 2 के पहले वाली संख्या देखते हैं 5 से बड़ी है या छोटी है। अब ये 2 हटाना था, तो 2 से पहले वाली संख्या 9 है, मतलब कि 5 से बड़ी है, इसलिए हम 9 को एज इट इज़ लिख देंगे और 2 को हटा देंगे। और फिर जैसे जिस संख्या को राउंड ऑफ करना होता है, मतलब जिसको हटाना होता है, उससे एक संख्या पहले वाली संख्या अगर 5 से बड़ी है तो 1 जोड़ेंगे, अगर 5 से बड़ी है तो 1 जोड़ेंगे, 5 या 5 से छोटी होगी तो राउंड ऑफ कर देंगे, सीधा हटा देंगे। जैसे 7.56, तो 7.6 लिख देंगे, क्योंकि 6 को हमको हटाना है, 6 को हटाना है, लेकिन 6 के पहले क्या लिखा है 5, मतलब कि 5 या 5 से छोटी, तो ये 5 है, इसलिए हम इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर 5 से ज़्यादा होगी तो हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, सीधा लिख देंगे। 7.53, तो हमको 3 हटाना है, 3, तो इसको हम 7.6 भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा है। और 5.53, इसको हम 5.50 भी लिख सकते हैं, 5.5 भी लिख सकते हैं। फिर जो सैम्पलिंग पढ़ी थी उसकी भी 2 टाइप होते हैं। सैम्पलिंग को हिंदी में प्रतिचयन बोलते हैं। तो विश्लेषणात्मक रसायन में ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामग्री का एक प्रतिनिधि टुकड़ा, मतलब कि एक पर्टिकुलर अगर हम टुकड़ा लेते हैं, एक बड़ी राशि से निकालते हैं, प्रतिचयन मतलब सैम्पलिंग कहलाती है।